सोचिए, एक आलीशान क्रूज शिप, समंदर की शांत लहरें, लोग छुट्टियां मना रहे हैं और अचानक ये खूबसूरत सफर एक तैरते हुए बुरे सपने में बदल जाए। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही अनसुलझे और डरावने रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं, एक ऐसा अदृश्य दुश्मन जो बिना आहट किए हमला करता है। तो कहानी शुरू होती है 1 अप्रैल 2026 को। अर्जेंटीना के एक बेहद खूबसूरत और दूर-दराज शहर उशुआया से एक क्रूज जहाज अपना सफर शुरू करता है। इस शिप पर करीब 150 लोग सवार हैं, क्रू और पैसेंजर्स मिलाकर जो 23 अलग-अलग देशों से आए हैं। सब के सब अंटार्कटिका और साउथ अटलांटिक के शांत द्वीपों का नज़ारा लेने निकले हैं। शुरुआती दिन बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, पार्टियां चल रही हैं, नए दोस्त बन रहे हैं, हर कोई रिलैक्स कर रहा है। लेकिन किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ इस जहाज पर एक जानलेवा रहस्य भी सवार हो चुका है, जो बस तबाही मचाने ही वाला है। अब देखिए चीजें कितनी तेजी से खराब होती हैं। सफर शुरू हुए मुश्किल से 5 दिन ही बीते थे कि एक 70 साल के डच पैसेंजर को अचानक बुखार, सिर दर्द और हल्का डायरिया होता है। लगता है नॉर्मल सी बीमारी है ना? पर कुछ ही दिनों में उन्हें सांस लेने में भयंकर तकलीफ होने लगती है और 11 अप्रैल को जहाज पर ही उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद 24 अप्रैल को अफ्रीका के पास सेंट हेलेना आइलैंड पर उनकी पत्नी अपने पति के शव के साथ उतरती हैं। वो साउथ अफ्रीका से एम्स्टर्डम की फ्लाइट पकड़ने ही वाली थी कि एयरपोर्ट पर अचानक कोलैप्स कर जाती हैं। 26 अप्रैल को उनकी भी जान चली जाती है। इस बीच शिप पर बाकी लोग भी तेजी से बीमार पड़ने लगते हैं। 2 मई आते आते एक जर्मन महिला की भी मौत हो जाती है। एक के बाद एक हो रही इन मौतों से आतंक मच जाता है। आखिरकार 2 मई को ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अलर्ट किया जाता है। और जब टेस्ट होते हैं तो एक बेहद खौफनाक नाम सामने आता है, हंता वायरस। सेक्शन एनाटॉमी ऑफ अ वायरस, अंडरस्टैंडिंग द पैथोजन। तो चलिए इस पैथोजन को थोड़ा करीब से समझते हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हंता वायरस कोई नया खतरा बिल्कुल नहीं है। साइंटिस्ट पिछले करीब 70 सालों से इसके बारे में जानते हैं। और सच कहूँ तो ये कोई एक अकेला वायरस नहीं बल्कि वायरसों का एक पूरा परिवार है जो मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता है। अब सबसे डरावनी बात यह है कि ये इंसानी शरीर पर 2 अलग-अलग और बेहद खौफनाक तरीकों से हमला करता है। पहला है HFRS, जो ज्यादातर एशिया और यूरोप में दिखता है। ये सीधा आपकी किडनीज पर अटैक करता है, जिससे किडनी फेल हो जाती है और शरीर के अंदरूनी हिस्सों में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ है HPS, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये लंग्स यानी फेफड़ों को अपना निशाना बनाता है। इमेजिन कीजिए, मरीज के फेफड़ों में पानी भर जाता है, सांस लेना नामुमकिन हो जाता है और इंसान की दम घुटने से मौत हो जाती है। रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? और इस खतरे को अगर एक नंबर में समझाना हो तो वो है 50%। जी हाँ, 50%। इस वायरस का मोर्टेलिटी रेट 50% तक हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये अपने आधे संक्रमित मरीजों की जान ले सकता है। और सबसे ज्यादा डराने वाला फैक्ट बताऊं, आज की तारीख में दुनिया में इसके लिए कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन या पक्का इलाज मौजूद ही नहीं है। डॉक्टर सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, पर आखिर में इंसान के अपनी इम्यून सिस्टम को ही इस जानलेवा दुश्मन से अकेले लड़ना पड़ता है। सेक्शन अ हिस्ट्री ऑफ आउटब्रेक्स, ट्रेसिंग द क्लूज। चलिए मेडिकल डिटेक्टिव्स की तरह इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और इस बीमारी के पिछले सुराग ढूंढते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये वायरस पहली बार कब दिखा? साल था 1950, कोरियन वॉर का दौर। साउथ कोरिया में लड़ रहे 3000 से ज्यादा अमेरिकन सैनिक अचानक एक अजीब और अनजान बीमारी का शिकार हो गए। पहले तेज बुखार, सिर दर्द और उल्टियां, और फिर अचानक उनकी किडनीज ने काम करना बंद कर दिया। करीब 15% सैनिकों की इस रहस्यमय बीमारी से जान चली गई। उस वक्त हालत ऐसी थी कि डॉक्टर्स को लगा कहीं ये किसी केमिकल वेपन यानी रासायनिक हथियार का हमला तो नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रहस्य को सुलझाने में पूरे 30 साल लग गए। 1980s के दशक में एक साउथ कोरियन वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो वांग ली ने आखिरकार इस पहेली को सुलझाया। उन्होंने ढूंढ निकाला कि ये बीमारी असल में चूहों से इंसानों में आ रही है। और पता है उन्होंने इसका नाम क्या रखा? नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच बहने वाली हंता नदी के नाम पर उन्होंने इस वायरस का नाम रखा हंता वायरस। कुदरत का बैलेंस कैसे बीमारियों को जन्म देता है, इसका एक सटीक उदाहरण मिलता है 1993 के नवाहो आउटब्रेक में। अमेरिका में बिल्कुल स्वस्थ और जवान आदिवासियों की अचानक
फेफड़ों में पानी भरने से मौत होने लगी। डेथ रेट 75% तक पहुंच गया था। जब बड़े बड़े साइंटिस्ट इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए, तब लोकल ट्राइबल एल्डर्स की पारंपरिक कहानियों ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि अल नीनो के कारण जो भारी बारिश हुई थी, उससे पाइन नट्स की बेतहाशा पैदावार हुई। अब पाइन नट्स चूहों का फेवरेट खाना है। खाना मिला तो चूहों की आबादी में भारी विस्फोट हो गया और चूहों की यही बढ़ती आबादी अपने साथ इस वायरस का भयंकर आउटब्रेक लेकर आई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खतरा सिर्फ अमेरिका या कोरिया तक सीमित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में 2005 से 2008 के बीच वेल्लोर में एक स्टडी हुई थी। वहां पता चला कि हंता वायरस खामोशी से अपना काम कर रहा है। क्रॉनिक किडनी के मरीज, गोदामों में काम करने वाले वर्कर्स और चूहे पकड़ने वाली एरुला जनजाति के लोगों में ये इन्फेक्शन पाया गया। सबसे चौंकाने वाली बात, आम आबादी के करीब 4% लोगों में हंता वायरस की एंटीबॉडीज मिली। मतलब समझे आप, ये वायरस बहुत पहले से ही चुपचाप लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, बस हमें इसकी भनक नहीं थी। सेक्शन द ह्यूमन ट्रांसमिशन म्यूटेशन। आइए अब इस कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा म्यूटेशन जिसने सारी धारणाएं बदल दी। क्योंकि देखिए, अब तक साइंटिस्ट्स यही मानते थे कि ये वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में आता है। लेकिन 1996 में दक्षिणी अर्जेंटीना में एक ऐसा आउटब्रेक हुआ जिसने मेडिकल साइंस की सारी पुरानी मान्यताओं को हिलाकर रख दिया। यहाँ एंडीज स्ट्रेन नाम का एक नया हंता वायरस सामने आया जिसने सारे नियम तोड़ दिए। साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि एंडीज स्ट्रेन एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। पूरी हंता वायरस फैमिली में ये इकलौता स्ट्रेन है जो ऐसा कर सकता है। और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो सुपर स्प्रेडर्स बन गए थे जो एक साथ कई लोगों को इन्फेक्ट कर रहे थे। जैसे ही हम इंसान से इंसान में फैलने की बात सुनते हैं तो दिमाग तुरंत कोविड-19 पर चला जाता है, राइट? पर पैनिक मत कीजिए, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोविड या फ्लू हवा के जरिए यानी एयरबॉर्न ट्रांसमिशन से फैलते हैं, लेकिन हंता वायरस हवा में नहीं फैलता। इसको एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाने के लिए बेहद नज़दीकी और लंबे समय तक फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत होती है, जैसे एक ही बेड शेयर करना या शारीरिक तरल पदार्थों के कांटेक्ट में आना। यही वजह है कि यह ज़्यादातर एक ही परिवार के सदस्यों के बीच ही फैलता है। और हाँ, इस वायरस की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है जिससे थोड़ी राहत मिलती है। वो है इसका ट्रांसमिशन विंडो, जो कि सिर्फ 1 दिन का होता है। जी हाँ, बीमारी की शुरुआत में ये वायरस औसतन सिर्फ 1 दिन के लिए ही किसी दूसरे इंसान को इन्फेक्ट कर पाता है। ये वक्त इतना छोटा है कि इसके बड़े पैमाने पर फैलने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। सेक्शन सॉल्विंग द शिप मिस्ट्री। तो चलिए इतिहास से वापस वर्तमान में लौटते हैं और अपनी आखिरी और सबसे बड़ी गुत्थी की तरफ चलते हैं, उस शिप का रहस्य। आखिर उस लग्जरी क्रूज पर ये जानलेवा वायरस पहुंचा कैसे? जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उस डच कपल की पिछली मूवमेंट्स को ट्रेस किया जो सबसे पहले मारे गए थे, तो कड़ियां जुड़ने लगी। मार्च 2026 में शिप पर चढ़ने से ठीक पहले वो उशवाया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गए थे। वहां घूमते घूमते वो गलती से एक ऐसे लैंडफिल यानी कचरे वाले इलाके में चले गए जो चूहों से भरा हुआ था। अब टाइमिंग देखिए कितनी दर्दनाक थी। वहां से लौटते ही वो तुरंत शिप पर सवार हो गए। अगर उन्होंने 2-3 दिन का भी वेट किया होता तो शायद ये वायरस न फैलता, क्योंकि हम जानते हैं इसका ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ 1 दिन का है। पर उनकी तुरंत बोर्डिंग की वजह से वो जानलेवा एंडी स्ट्रेन जहाज के अंदर पहुंच गया और आउटब्रेक शुरू हो गया। और उसके बाद जो तबाही मची वो इन नंबर्स में साफ दिखती है। 10 मई तक शिप पर 10 कंफर्म केस आ चुके थे और 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। हालत इतने खराब थे कि कई मरीजों को एयरलिफ्ट करके अलग अलग देशों के हॉस्पिटल्स में भेजना पड़ा। कई दिनों तक ये जहाज समंदर में भटकता रहा। केप वर्डे ने इन्हें एंट्री देने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार स्पेन ने इस शिप को अपने टेनेरिफ आइलैंड पर डॉक करने की इजाज़त दी, तब जाकर कहीं रेस्क्यू और क्वारंटाइन का काम शुरू हो पाया। सेक्शन द नेक्स्ट ग्लोबल पैंडेमिक। अब उस सवाल पर आते हैं जो इस वक्त शायद आपके दिमाग में भी घूम रहा होगा। क्या ये नया हंता वायरस हमारी दुनिया के लिए अगला कोविड-19 बनने वाला है? क्या फिर से ग्लोबल लॉकडाउन लगेगा? तो गहरी सांस लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि ग्लोबल रिस्क काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि जो साइंस हमने अभी समझी है वो इसके हक में है। पहला, इसका सिर्फ 1 दिन का शॉर्ट ट्रांसमिशन विंडो। दूसरा, ये कोविड की तरह हवा में नहीं फैलता। तीसरा, इसके लिए बेहद करीबी फिजिकल कांटेक्ट चाहिए। और चौथा,
अब तक यूरोप या एशिया में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का एक भी केस नहीं मिला है। यही वजह है कि साइंटिस्ट्स फिलहाल पूरी तरह शांत है। लेकिन ठहरिए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं। अवेयरनेस और थोड़ी सी साफ सफाई हमारी सबसे बड़ी ढाल है। कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। अपने घरों के सभी गैप्स और एंट्री पॉइंट्स को सील करें ताकि चूहे अंदर ना आ सकें। अगर आप किसी पुराने बंद गोदाम या धूल भरी जगह जा रहे हैं तो N95 मास्क जरूर पहनें। और सबसे जरूरी बात, खाना खुला न छोड़ें और कचरे का सही तरीके से निपटान करें। भले ही हंता वायरस अगला बड़ा पैंडेमिक न बने, लेकिन ये एक साइलेंट थ्रेट तो है जो दशकों से हमारे आसपास मौजूद है। जरा सोचिए, एक ऐसी बीमारी जिसका मोर्टालिटी रेट 50% है और एक बड़ा अल नीनो साल करीब आ रहा है। क्या हम सच में आने वाले कल के इन खामोश और जानलेवा आउटब्रेक्स के लिए तैयार हैं? इंसान और कुदरत के बीच का ये बैलेंस बहुत नाजुक है और जब ये बिगड़ता है तो इसके नतीजे बेहद भयानक हो सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने आसपास सफाई रखें, सुरक्षित रहें और जागरूक रहें। Like, share, and subscribe.